हेलो एंड वेलकम बैक टू एड्यूसोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज में आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो भी थिंकर्स के बारे में हमने डिस्कस किया लाइक मॉडर्न थिंकर्स में जिनको हमने डिस्कस किया लाइक राजा राम मोहन रॉय या फिर दादा भाई नौरोजी, इन लोग लिबरल स्ट्रीम के थिंकर्स हुआ करते थे। बट आज से हम आइडियलिस्टिक स्ट्रीम के थिंकर्स को डिस्कस करेंगे और बाल गंगाधर तिलक से ये आइडियलिस्ट स्ट्रीम जो है उसकी शुरुआत होती है। उसकी शुरुआत मानी जाती है कि बाल गंगाधर तिलक से होती है आइडियलिस्ट स्ट्रीम की। सो ये जो बाल गंगाधर ये जो आज का लेक्चर होने वाला है इसमें हम बाल गंगाधर तिलक के सारे पहलुओं को देखते हुए चलेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एक एजुकेशनलिस्ट अच्छे थे, फिर उन्होंने कुछ लाइक जर्नलिज्म में काफ़ी सारा काम किया, कुछ न्यूज़पेपर्स छापे जिनके वो पब्लिशर हुआ करते थे। एंड फिर पॉलिटिशियन, एक बहुत ही अच्छे बहुत ही बेहतर पॉलिटिशियन थे। नेशनलिज्म की भावना अगर किसी ने सबसे पहले लाई लोगों में कि स्वराज क्या होता है, स्वराज को डिफाइन करने वाले एक इंसान थे। सो यही सब चीज़ें आगे लेकर गांधी जी भी जाते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट हो गया या फिर स्वराज जो ये वर्ड हो गया, ये सब आगे लेकर गांधी जी चलेंगे, बाकी सब नेशनलिस्ट थिंकर चलेंगे। लेकिन बाल गंगाधर से इन सब की शुरुआत होती है। सो आई विल ट्राई टू मेक दिस लेक्चर मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। काफ़ी अच्छा लेक्चर होने वाला है। बट अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नए नए अपडेट्स हो वो आपको मिलते हैं। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इन द वीडियो। और सबसे पहले हम इनके अर्ली लाइफ देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग के लाइफ में स्टार्टिंग में कैसे थे बाल गंगाधर तिलक। सो जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका कुछ बर्थ होता है ऑन 1856 में इनका बर्थ होता है ऑन 23 जुलाई इन रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से बिलोंग करते हैं बाल गंगाधर तिलक। और इनके जो फादर थे गंगाधर तिलक, वो एक स्कूल टीचर थे। और एक लाइक जो बाल गंगाधर तिलक है ये एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनके फादर एक टीचर थे और उनकी डेथ हो जाती है कुछ जब बाल गंगाधर तिलक कुछ 16 ईयर्स के होते हैं तभी उनकी डेथ हो जाती है। और बाल गंगाधर तिलक की फिर मैरिज हो जाती है एट द एज ऑफ 16 विद तापी बाई। तो उस टाइम पे क्या होता था पुराने टाइम में कि जो जब शादियाँ हो जाती थी उसके बाद लेडीज़ का नेम चेंज हो जाता था। तो इसके बाद शादी होने के बाद, इनकी मैरिज होने के बाद, तापी बाई का नेम तापी बाई से चेंज होकर सत्यभामा बाई हो जाता है। और फिर 1877 में बैचलर की डिग्री अपनी लेते हैं मैथमेटिक्स में बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद वो करते भी रहते हैं आगे, अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो रिज्यूम करते हैं। बट क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं आता रहता है और अपने कलीग से जो भी उनके फ्रेंड सर्किल थी उन सबसे कुछ बनती नहीं है अच्छी, इसलिए वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ड्रॉप करके वो एलएलबी करने स्टार्ट कर देते हैं बॉम्बे से। बॉम्बे के एक कॉलेज से लॉ कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का एक कॉलेज था लॉ कॉलेज करके, वहीं से इनका एलएलबी की डिग्री होती है। और इसी टाइम पर ये बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स के से, क्योंकि ये इन्होंने बैचलर डिग्री ली थी इस वजह से ये मैथमेटिक्स के कुछ टाइम तक टीचर भी होते हैं। बट वहाँ पर भी इनके आइडियोलॉजीज मैच नहीं होती इनके कलीग से, इसलिए ये वो भी अपनी जॉब जो है छोड़ देते हैं ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद कलीग्स। ही विड्रॉ एंड बिकम जर्नलिस्ट। वो सब कुछ अपनी ये आइडियलिस्ट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी अगर मैच नहीं होती तो वो कहीं पर रह नहीं पाते हैं। सो उसी टाइप के कुछ इंसान थे बाल गंगाधर तिलक जी। तो ये जहाँ पर भी इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती थी, जहाँ पर इनकी इनके जैसे सोच वाले लोग इनको नहीं मिलते थे, वो चीज़ें छोड़ देते थे। और फिर ये पढ़ाना वढ़ाना छोड़ देते हैं, अपना एलएलबी कंप्लीट करते हैं और फिर जर्नलिज्म में आ जाते हैं। एंड फिर पब्लिक अफेयर्स जो होते हैं उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 1885 में कांग्रेस फॉर्म होती है, 1890 में ही तिलक इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से इनका पूरा लाइफ चला था। एंड इनकी डेथ होती है ऑन दैट डे जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने वाला होता है। ऑन 1 मई 1920 को इनकी डेथ होती है, जिस दिन गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। सो फ्रीडम फाइटर एंड लॉयर तिलक वॉज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य। देखिए मतलब तिलक ऐसे इंसान थे जिन पे बार बार सेडिशन चार्जेस लगा करते थे। सेडिशन चार्जेस यानी कि देशद्रोह के चार्जेस
कि लाइक इन्होंने कोई पत्र निकाल दिया, उसकी वजह से किसी कमिश्नर की डेथ हो गई, किसी कमिश्नर को लोगों ने मार दिया, मर्डर कर दिया, तो उसके लिए इनको सेडिशन चार्जेस लग गए। या फिर इन्होंने ये सब लिखा करते थे, न्यूज़पेपर्स लिखा करते थे, उसकी वजह से कहीं पे कुछ लोगों ने बम मार दिए, तो उसकी वजह से इन पे सेडिशन चार्जेस। सो इन सब वजहों से बार बार सेडिशन चार्जेस लगने की वजह से और सेंटेंस्ड होने की वजह से ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए और इनको लोकमान्य का दर्जा दे दिया गया। आज भी हम लोकमान्य तिलक के नाम से इनको जानते हैं। लोकमान्य का मतलब क्या होता है? विलव्ड ऑफ द पीपल, जिनको जिनको लोग प्रेम करें, जिनको लोगों के बीच जो फेमस हो उसको भी बोलते हैं। एंड हाँ, कुछ क्रिटिक्स भी हैं इनको, जो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते हैं, लाइक वैलेंटाइन सरोल, जिनका मानना था कि अगर इंडिया में इतना सारा नेशनलिज्म ये सब कुछ हुआ तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, और इन्हीं की वजह से इतना सारा अनरेस्ट हुआ, जो कि तिलक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वैलेंटाइन सरोल के ऊपर उनके ऊपर केस करने के लिए जाते भी हैं इंग्लैंड। वो सब हम आगे की स्टोरीज में देखते हुए चलेंगे। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेन वर्क्स ऑफ बीजी तिलक। सो ये जो बाल गंगाधर तिलक है, ये कुछ न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते रहते हैं। एक अच्छे एजुकेशनलिस्ट भी होते हैं और एक अच्छे जर्नलिस्ट भी होते हैं। बट पहले हम एजुकेशन वाला देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम्स में ये एजुकेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहते हैं। और ये एक न्यू इंग्लिश स्कूल सबसे पहले फॉर्म करते हैं, न्यू इंग्लिश स्कूल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसके लिए ये इंग्लिश एजुकेशन स्कूल एक अपना ओपन करते हैं, जिसमें कई सारे लोग होते हैं, कई सारे लोग के साथ एसोसिएट होकर खोलते हैं, लाइक गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बलाल, नमोस जी, एंड कुछ विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, इन लोग के साथ ये मिलकर एक इंग्लिश स्कूल स्टार्ट करते हैं। बट ये कुछ खास चलता नहीं है। इसका बस एक ही एम था कि जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इंडियन यूथ के लिए उसको इम्प्रूव करा जाए, लेकिन ये कुछ खास कुछ चल नहीं पाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कोई चीज़ अपने आगे चलने नहीं दे रही थी। एंड फिर ये कोई स्कूल फॉर्म करते हैं, डेक्कन एजुकेशन स्कूल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाता है। सो इन 1884 में ये फॉर्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद फिर ये डेक्कन एजुकेशन, फिर इसके बाद ये सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं 1885 में, फर्ग्यूसन कॉलेज, जिसमें ये काफ़ी सालों तक पढ़ाते रहते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं। एंड ये भी पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़ के लिए होती है। इन 1890 तिलक रिज़ाइन कर देते हैं इस सोसाइटी से, क्योंकि यहाँ पर फिर उनके कलीग्स से इनकी कुछ अच्छी बनती नहीं है, इस वजह से ये फर्ग्यूसन कॉलेज वाला अपना स्टॉप कर देते हैं वहीं पर। और 1890 में, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये 1890 में जाके वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने, मतलब जो खोई हुई हमारी सभ्यता थी उसको लाकर हमारे सामने रख के हम सबको एक तरीके से जनता को जागरूक करने का काम किया। कि जो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल आज बहुत लार्ज स्केल पर मनाया जाता है मुंबई में, आप देखते होंगे हर कोई गणेश प्रतिमा जरूर स्थापित करते हैं। तो वो सब जो ट्रेडिशन है वो कहाँ से आया? उसके स्टार्टर हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं की वजह से इन्होंने ही ये मोमेंट चलाया कि जो रिलीजियस एंड कल्चरल हमारे वैल्यूज़ हैं उनको हमें नहीं खोना चाहिए, उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड फिर उसके बाद शिव जयंती की इन्होंने मतलब कि स्टार्ट कराई, शिव जयंती एक सेरेमनी स्टार्ट कराई। शिव जयंती कब मनाते हैं? जब ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के, बहुत ही महाराष्ट्र क्या इंडिया के एक अच्छे वॉरियर थे। बट क्योंकि उस टाइम तक जनता उनको भूल चुकी थी, लोग उनको भूल रहे थे, तो इन सबको याद दिलाने का काम बाल गंगाधर तिलक करते हैं कि ये हमारे एक अच्छे मोनार्क हैं और इनको हमें एज अ गॉड, नॉट एज अ गॉड बट एज अ आइडल हमें पूछना चाहिए इनको। सो ये कुछ दो न्यूज़पेपर्स निकालते हैं, एक होता है केसरी एंड सेकंड इज़ मराठा। सो ये जो केसरी होता है न्यूज़पेपर, इनको डायरेक्ट और पब्लिश तिलक ही करते हैं, और ये मराठी में होता है। केसरी जो है वो मराठी में है एंड मराठा जो है ये इंग्लिश में है। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोग मराठा मराठी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मराठा जो है वो इंग्लिश में है एंड केसरी जो है वो मराठी में है। ओके, गॉट इट। एंड फिर उसके बाद ये जब जेल में रहते हैं कुछ 6 सालों तक का, 6 सालों तक का जेल में रहते हैं, वो मैं क्यों रहते हैं वो आगे मैं बताऊँगी। उस टाइम पर इनकी 2 बुक्स पब्लिश होती हैं, मतलब लिखते रहते हैं ये अपनी ये बुक्स, आफ्टर दैट निकलने के बाद ये पब्लिश होती है। सो ये कुछ 2 बुक्स होती है, जिसमें गीता रहस्य एंड आर्कटिव होम ऑफ वेदास। गीता रहस्य में इन्होंने अपने तरीके से एक गीता का इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है, कि गीता जो भी गॉड ने बताई है, जो भगवान ने बताया है, उसको हम आज के टाइम में उसको कैसे रेलेवेंस कर सकते हैं आज के टाइम में अपने लाइफ से, ये सब चीज़ें बताई हैं। एंड आर्कटिक होम ऑफ वेदास, इन्होंने वेदास लाइक आर्यंस जो है उनके वो कहाँ से आए, या फिर किस किस जगह से वो इंडिया आए थे, किस तरीके से वो इंडिया आए थे,
इस पे काफ़ी सारे डिबेट्स होते रहते हैं। तो उसमें एक थ्योरी इन्होंने अपनी भी दी कि जो वेदास थे वो नॉर्थ पोल से आए थे, सॉरी जो आर्यंस थे वो नॉर्थ पोल से आए थे और फिर यहाँ पे रहने लगे थे, हमारे इंडिया में वो रहने लगे थे। तो ये इसमें कुछ थ्योरीज देते हैं और वेदास का अपना इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि वेदास को हमें किस तरीके से आज अपनी ज़िंदगी में लागू करने चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और जहाँ पे इनके सैडिसन चार्जेस देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से बिलव्ड बने तिलक सभी के, हर पूरी जनता के बिलव्ड बन जाते हैं। सैडिसन चार्जेस जब हम देखते हैं तो सैडिसन चार्जेस गंगाधर तिलक पे कुछ 3 टाइम्स लगाए जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक पे उस 3 टाइम्स लगाए जाते हैं। सबसे पहले लगाया जाता है 1897 में। इसकी वजह क्या होती है, इसका जो रीज़न ये होता है कि ये जो इनका समाचार पत्र होता है केसरी न्यूज़पेपर में, इन्होंने एक लाइन डाल दी थी एक आर्टिकल में कि अगर मान लीजिए आप किसी को मारते हो, किसी ब्रिटिश ऑफिसर को या फिर किसी भी ब्रिटिश को मारते हो, अगर वो आप पे कोई जुल्म कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, अगर आप उसे मार देते हो तो ये चीज़ हत्या नहीं मानी जाएगी, ये आपने अपने ऑफेंस में करी करी है, इसके लिए आपको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सो कुछ ही दिनों बाद क्या होता है कि एक कमिश्नर होता है, कमिश्नर रैंड, उसकी हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग उसको उसकी हत्या कर देते हैं। तो उसके लिए बाल गंगाधर तिलक पे केस हो जाता है कि तुमने भड़काने की कोशिश की लोगों को, लोगों ने ऐसी बातें कही कि मार दोगे तो हत्या, मतलब इल्ज़ाम नहीं लगेगा, ऐसा सब चीज़ें करी, तो इस वजह से तुम्हें जेल होगी। सो इनके ऊपर केस कर दिया जाता है और इस टाइम पर इनके लॉयर होते हैं डी डी दवार, इनके लॉयर होते हैं। और फिर भी इनको कुछ 18 मंथ्स के लिए जेल जाना पड़ता है और एक बार फिर से ये वापस आते हैं। 18 मंथ्स बाद ये वापस आते हैं अलॉन्ग विद लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्रपाल। अब ये जो ट्रायो एक बहुत ही सुनने को मिलता है हमें, बहुत बार बार इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, हु वर लाल बाल पाल। सो ये ट्रायो इसी के बाद से सब में चर्चा का विषय हो जाता है और इसी के बाद से ये ट्रायो फेमस हो जाता है। लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल, ये तीनों के जो ट्रायल होता है ये इसी के बाद से फेमस हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक बार फिर से इन पे सेडिशन चार्जेस लगते हैं इन 1908 में क्या होता है कि लाइक कुछ लोग होते हैं जिनका नाम, कुछ रिवोल्यूशनरीज होते हैं लाइक खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों क्या करते हैं कि एक जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है मिस्टर किंग्सफोर्ड, उस पर बम फेंकते हैं और जिसमें वो शायद ट्रेवल करने वाला होता है लेकिन वो उसमें होता नहीं है, इसलिए वो बच जाता है। पर फिर भी ये इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि आपने ही ये दंगे भड़काए हुए हैं, आपने ही इन लोग को भड़काया हुआ है कि जाके बम मारो या फिर ब्रिटिशर्स को मारो, इन ऑफिशियल्स को मारो। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही नोटेबल है और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो कभी भी वायलेंस की बात नहीं करेंगे। हम पूरी ये लेक्चर देखेंगे उसमें कहीं भी बाल गंगाधर तिलक खुद से वायलेंस करने की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हैं, वो नॉन कॉपरेट करो, कॉपरेट ही मत करो या फिर तुम मना कर दो करने को, ये सब चीज़ें बोलते हैं। वो ये कभी नहीं बोलते कि किसी पे हिंसा करो या फिर किसी को मारो, इस टाइप की चीज़ें नहीं करते हैं। और जहाँ तक बात रही कि अगर मान लीजिए आप पे कोई कुछ आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप बदले में उसके साथ कर सकते हो। सो ये क्या था कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ये चीज़ें बताई हुई थी, उन्होंने वायलेंस की बात नहीं करी थी। सो इस इन वजहों से भी इन पे एक ट्रायल चलता है। और इस टाइम एक और नोटेबल चीज़ है, इस टाइम ये जो दवार हैं ये जज होते हैं, डीडी दवार जज होते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना इनके लॉयर होते हैं। क्योंकि तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजीज मैच होती थी, इसलिए इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इन दोनों इन्हीं की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ चुकी थी, इन दोनों की दोस्ती की वजह से। सो ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट में इनका जो ट्रायल चलता है और जो डीडी देवार जो अपना सज़ा इनको सुनाते हैं, वो कुछ 6 महीने की सज़ा होती है। और इस 6 महीने में काफ़ी बुरी तरीके से इनको टॉर्चर करा जाता है, बर्मा में इनको रखा जाता है। बर्मा यानी कि आज का जो म्यांमार है वहाँ पर इनको रखा जाता है, इंडिया से दूर, ताकि इंडिया में इनके समाचार पत्र ना छप सकें या फिर इंडिया में इनके आइडियाज़ ना आ सके, इनको बंद कर दिया जाता है, पूरे यहाँ से हटा दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट 1916 में एक बार फिर से इनके ऊपर सडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा जो सडिशन चार्जेस लगते हैं और इतने ज़्यादा जो ये सेंटेंस्ड होते हैं, इनसे इन्होंने एक टाइटल अर्न कर लिया होता है, वो होता है लोकमान्य का विलब्ड लीडर ऑफ पीपल इसका। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट्स, इस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट में बाल गंगाधर तिलक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी वजह से एक एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट चलता है। एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो होता है वो 1905 से 1917 तक चलता है। अब ये एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्या है, तो मैं पहले स्टार्टिंग से आपको पूरा कहानी के तरीके से बता देती हूँ। तिलक जो है वो पहले टीचर थे, फिर क्या होता है वहाँ पे उनका कलीग से आइडियोलॉजीज नहीं मैच होती है, वो चले जाते हैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। कांग्रेस
ज्वाइन करते हैं इन 1819 में। 1819 में ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। फिर कुछ ही टाइम बाद कांग्रेस में एक ये बात होने लगती है कि या तो लाला लाजपत राय को 1907 की एक जो अधिवेशन होता है, वहाँ का जो सेशन होता है 1907 का सूरत सेशन, वहाँ पे एक बात उठती है कि या तो तिलक को प्रेसिडेंट बनाओ या फिर लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाओ। बट इन सब को हटाकर, इन दोनों को हटाकर क्या करा जाता है कि एक रास बिहारी घोष होते हैं, उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कांग्रेस का। सो जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट रास बिहारी बोस को बनाया जाता है, वो गोखले के काफ़ी अच्छे रहते हैं, गोखले के साथ रहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के, उनको बना दिया जाता है प्रेसिडेंट। अब क्या होता है कि जो कांग्रेस है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स और एक हो जाते हैं मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स वो होते हैं जो बोलते हैं कि हमें अपने हक को चाहे हमें अपने हक को लेना है, और ये विनम्रता से हम नहीं लेंगे, हाथ जोड़ के हम नहीं लेंगे, हमको अपना हक अपने तरीके से चाहिए, हम लड़ झगड़ के ले लेंगे। लाइक इस टाइप से बोलते थे एक्सट्रीमिस्ट जो थे। और उसमें हुआ करते थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों हुआ करते थे। और जो ये मॉडरेट्स का ग्रुप है, ये मॉडरेट्स क्या बोला करते थे कि हमको अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम जाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के पास, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास, और उनके सामने हाथ जोड़ के कहेंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो वो दे देंगे। वो लोग बहुत ही क्या पोलाइट लोग हैं। बट ये जो लाल बाल पाल वाली जोड़ी थी, इनको तो पता था ये पोलाइट नहीं है, ये क्या ही है, इनको पता था। गोखले क्या बोलते थे, वो मॉडरेट्स वाले ग्रुप में थे, जिनको हम नरम दल और गरम दल भी बोलते हैं। ये जो मॉडरेट्स हैं इनको नरम दल बोला जाता है, और जो ये एक्सट्रीमिस्ट्स हैं इनको गरम दल बोला जाता है। सो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो गया कांग्रेस का। फिर उसके बाद क्या होता है कि तिलक काफ़ी सारे अखाड़ाज की स्थापना करते हैं। अखाड़ाज क्या होते हैं, एंड लाठी क्लब फॉर इन्वॉल्विंग यूथ, इन सब तरीक़ों से यूथ्स को इन्वॉल्व करा जाए, और जो काउ किलिंग सोसाइटी है उनके खिलाफ हों हम लोग। एंड फिर यही तिलक क्या करते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि तिलक स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करते हैं एंड प्रोमोटेड। और इसके बाद ये स्वदेशी मूवमेंट में क्या करते हैं कि इनकी मुलाकात होती है जमशेदजी टाटा से, जिसके बाद इन लोग एक बॉम्बे स्वदेशी स्ट्रेस करके एक कंपनी की स्थापना करते हैं। तो ये कुछ स्वदेशी मूवमेंट में ये कुछ इनका हाथ होता है, टू इनकरेज पीपल टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स। और इसी तरीके से वो लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं भाई, ये जो स्वदेशी मूवमेंट होता है, इस तरीके से वो लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं कि बाइकआउट करो, जो भी फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकआउट करो, और जो इंडिया की चीज़ें हैं उसको लो, ताकि जो भी हमारे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है वो इंडिया में आए, ना कि, क्योंकि ये फ्रीडम मूवमेंट काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है, लोग फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर रहे होते हैं, और स्वदेशी मूवमेंट में काफ़ी तेज़ी से लोग जुड़ रहे होते हैं। इन वजहों से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो परेशान हो जाती है, और वो क्या करती है कि ये जो खुदीराम बोस वाला पूरा हुआ था, पीछे मैंने आपको बताया सेडिशन चार्जेस, इसी के कुछ ही टाइम बाद ये जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वाला इंसिडेंट होता है, उसमें वो बाल गंगाधर तिलक को ले आती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तिलक को उसमें जेल डाल दिया जाता है, और ये कुछ 6 सालों के लिए ये जेल चले जाते हैं। फिर ये लौटते हैं 1916 में ये वहाँ से लौटते हैं। और 1960 में जब वहाँ से लौटते हैं तो एक पैक्ट होता है जो जिसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट में क्या हो जाता है कि तिलक जब वापस आते हैं तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था, वो एक बार फिर से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जुड़ जाती है। और क्योंकि जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनसे तिलक की काफ़ी अच्छी बैठती थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी उन लोग की। इस वजह से ये जो मुस्लिम लीग होती है वो भी इनके साथ आ जाती है, नेशनलिस्ट स्ट्रगल में इनका साथ देने के लिए आ जाती है कांग्रेस के साथ। वरना कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्प्लिट हो चुका होता। फिर भी ये जो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ हो जाती है, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट या फिर मॉडरेट्स में जो बटे हुए कांग्रेसी थे ये भी एक साथ हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके कुछ ही टाइम बाद बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, ये इंडियन होम रूल की स्थापना करते हैं। इंडियन होम रूल मूवमेंट क्या है, अभी ये हम देख लेते हैं। ये होम रूल मूवमेंट जो है ये आयरलैंड से लिया हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने देखा कि आयरलैंड में कुछ इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिसके बाद एक होम रूल मूवमेंट चलाया जाता है। उसके बाद जो वहाँ की जनता है उनको उनका जैसा भी उनको गवर्नमेंट चाहिए होता है वो ऐसा मिल जाता है। सो इन्होंने भी उसी टाइप से अपना सोचा कि इन और उसी टाइप से सोचा कि इंडिया में भी हो जाएगा, और एनी बेसेंट के साथ एक होम रूल की स्थापना करने की सोचते हैं। तो ये स्थापना तो हो जाती है इन 1916 में, इसकी स्थापना भी हो जाती है विद एनी बेसेंट एंड बीजी तिलक मिलकर कर देते हैं। ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट जिसका नाम होता है, होम रूल लीग जिसका नाम होता है, इसकी स्थापना बेलगांव में हो जाती है।
और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है महाराष्ट्र में, सेंट्रल प्रोविंसेस में, कर्नाटका में, बिहार में, इन सब जगहों पे काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। और इसी मोमेंट को लेकर, इसी जो ये उनका जो प्रोपेगेंडा था एक, इसको लेकर कुछ ही टाइम बाद इन 1918 में ये इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाते हैं वहाँ पे, वहाँ की जनता को ये बताने कि हमारे यहाँ जो भी हो रहा है, हमारे लोगों के साथ जो गलत करी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको ये बात समझनी चाहिए, वहाँ के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कितना कुछ गलत हो रहा है। सो अगर कोई चीज़ करवाना है, तो अगर जनता चाहे तो वो कोई भी चीज़ करवा सकती है गवर्नमेंट से, क्योंकि उसके हाथ में पावर होती है, पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसकी वजह से। तो इनका मानना था अगर हम बताएंगे, इंग्लैंड है जो ब्रिटेन है, वहाँ के लोगों तक अगर अपनी परेशानियाँ पहुँचाएंगे, तो वो गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे कि ऐसे चेंजेस होने चाहिए इंडिया में, तब वहाँ के लोग अच्छे से रह पाएंगे। इन सब वजहों से वो चले जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। बट एक वजह जिस जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, एक वजह और है, वो है वैलेंटाइन सरोल। वैलेंटाइन सरोल ने क्या बोला था कि ये जो बाल गंगाधर तिलक है, ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको बोल दिया था, इसलिए ये चीज़ें बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगती हैं। और ये उन पर केस करने भी गए थे, और ये केस वैसे ये जीतते तो नहीं हैं, और ब्रिटेन में जाके ब्रिटिश को हराना ऐसा नामुमकिन सा था। वैलेंटाइन सरोल ने एक बुक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, जिसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बताया था। इस वजह से ये जाते हैं उन पे केस करने के लिए, और जिसमें इनकी काफ़ी सारी संपत्ति खर्च हो जाती है, और ये लास्ट तक ये केस जीतते भी नहीं है। बट महात्मा गांधी, क्योंकि इनके कई सारे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे थॉट्स हैं जिनको आगे लेकर महात्मा गांधी जाते हैं, लाइक स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज, इसमें बर्थ राइट ये इंपॉर्टेंट है, ये स्वराज क्या होता है, ये सब बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो सेल्फ रूल है, अपना जो रूल है, वो स्वराज होता है। और वैसे ये जो स्वराज वर्ड है, ये पूरी इंडिया में अलग लोग, सारे लोग अपने तरीके से इसको डिफाइन करते थे। बट जो एक्चुअल मीनिंग होती है स्वराज की, वो सेल्फ रूल ही होती है। सो गांधी जी ये स्वराज को, स्वदेशी मूवमेंट को एंड बॉयकॉट करने वाले इस तरीके को, इन सब को आगे लेकर जाते हैं, और वो द मेकर ऑफ इंडिया इनको नाम देते हैं। सो आई थिंक कि ये जो मेकर ऑफ इंडिया जो नेम है, ये बहुत ही परफेक्ट बैठता है ऑन बीजी तिलक, क्योंकि एक एक मेकर का काम इन्होंने किया ही था, उस टाइम पे इंडिया को जगाने का काम किया था। एंड फिर उसके बाद तिलक की डेथ हो जाती है इन 1920। जब वो लौट के आते हैं 1918 के बाद, वो इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ से लौट के आते हैं कुछ टाइम बाद, उनकी डेथ हो जाती है। और ये डेथ ऑन डे ऑफ लॉन्चिंग डे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे होती है। इसी दिन से गांधी जी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले होते हैं, और उसी दिन उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, एक तिलक फंड की स्थापना करते हैं। तिलक फंड क्या होता है कि लाइक तिलक जी के नाम पर, बाल गंगाधर तिलक के नाम पर कुछ लोग जो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें, या फिर अपने सेक्रीफाइसेस देना चाहें ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, वो अपना दे सकते हैं। सो इसमें कुछ ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो होता है वो इतना अच्छे से इतना आगे जा पाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी 150th एनिवर्सरी इनकी मनाई थी, अभी जल्दी में 2007 में थी उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी। एक कॉइन कमेमोरेट करके इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी। और इन पर एक फिल्म भी बनी है, शायद आपको टाइम लगे तो अब देखिएगा। लोकमान्य एक युग पुरुष करके एक फिल्म बनी है, जिसको ओम रावत ने डायरेक्ट किया था इन 2015। एक फिल्म भी बन चुकी है तिलक पर। सो आज तिलक के बारे में इतना ही था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने बाल गंगाधर तिलक के फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सारे कंट्रीब्यूशंस देखे इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में इनके कंट्रीब्यूशंस थे वो हमने देख लिए। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम श्री अरविंदो को डिस्कस करेंगे, जो इसी आइडियलिस्ट स्ट्रीम के ही थिंकर हैं। कुछ मिलते जुलते थॉट्स हुआ करते थे, क्योंकि ये जो लाल पाल पाल की जोड़ी थी, इसमें अरविंदो घोष भी इन लोग के साथ शामिल हुआ करते थे। ये चारों लोग एक जैसे थॉट्स रखा करते थे। सो नेक्स्ट में हम अरबिंदो को डिस्कस करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।